अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो देखो बच्चों, ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर्स प्रपोज्ड किए गए हैं। इनमें से एक स्ट्रक्चर है ओपन चेन स्ट्रक्चर और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहां पर हम फर्स्ट लेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो बच्चों, ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज के बेस पर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया गया। सबसे पहले हम उन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जिनके बेस पर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया गया है। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन और एलिमेंटल एनालिसिस। इसके बेस पर ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन किया गया वो है C6H12O6। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन एंड एलिमेंटल एनालिसिस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ओके, कि जो इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया गया और इस ग्लूकोज में एक एक एलिमेंट का एनालिसिस किया गया। उसके बेस पर पाया गया कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6। पहला पॉइंट। ओके, समझे बच्चों कि अणुभार निर्धारण और तत्वों के विश्लेषण के आधार पर ग्लूकोज का जो अणुसूत्र दिया गया वो है C6H12O6। जो इसका मॉलिक्यूलर मास, जो इसका अणुभार है 180 वो, और इसके एलिमेंट का, इसके तत्वों का विश्लेषण किया गया तो इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका रेशियो ये दिख रहा है 1:2:1। ओके, दूसरा पॉइंट है कि जब ग्लूकोज का HI और रेड फास्फोरस से कंप्लीट रिडक्शन किया जाता है तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। नॉर्मल हेक्सेन का बनना ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। समझ गए बच्चों कि ग्लूकोज का जब रेड फास्फोरस और HI से कंप्लीट रिडक्शन किया जाता है तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। यही नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ऑन कंप्लीट रिडक्शन गिव नॉर्मल हेक्सेन, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स। समझ गए बच्चों, हमने केमिकल रिएक्शंस में देखी है, मैंने रिएक्शन बताई है आपको कि जब हम ग्लूकोज का एक कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन और 2-आइडोहेक्सेन, ये दोनों कंपाउंड्स का ये बनना बताता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो एक के बाद एक और कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, और इस तरह से ग्लूकोज में एक 6 कार्बन की क्या है, चेन है। समझ गए बच्चों कि ग्लूकोज का पूर्ण रिडक्शन करा दिया जाए, कंप्लीट रिडक्शन करा दिया जाए तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। इस हेक्सेन का बनना ही ये बताता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। ओके, तो यही लिखा है कि ऑन कंप्लीट रिडक्शन गिव नॉर्मल हेक्सेन, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। समझ गए बच्चों, पूर्ण चेन से नॉर्मल हेक्सेन का बनना ये बताता है कि इसमें 6 कार्बन की एक लंबी सीधी श्रृंखला है। नेक्स्ट है कि जब हम ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो पेंटा क्लोरोग्लूकोज बनता है। तो ये कंपाउंड्स तभी पॉसिबल है बच्चों जब कंपाउंड में, जिससे ये रिएक्शन हो रही है, उस कंपाउंड में 5 OH ग्रुप्स होने चाहिए। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाता है, पेंटा क्लोरो डेरिवेटिव बनाता है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स हैं। ओके, तो यही लिखा है कि पेंटा एसीटेट, पेंटा क्लोरोग्लूकोज फॉर्मेशन इंडिकेट्स 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज। समझ गए बच्चों कि पेंटा एसीटेट, पेंटा क्लोरोग्लूकोज ये 5 OH समूहों की उपस्थिति
बताता है। इसके अलावा है कि जब ग्लूकोज को टोलेंट रिएजेंट, ठीक है, Ag2O, फैलिंग सॉल्यूशन CuO, वेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, CuO, इनके साथ जब ट्रीट करते हैं तो ग्लूकोज इन रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देता है, मींस सिल्वर मिरर बनाता है Ag2O के साथ, CuO के साथ जो है रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो ये रिएक्शंस मेनली किस ग्रुप की होती हैं? केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप की। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज से जो है ग्लूकोज इन रिएजेंट्स को जो है रिड्यूस कर रहा है, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। और हमने कल रिएक्शंस में देखा था कि ये जो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, मतलब ग्लूकोज जब इनको रिड्यूस करता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना ये बताता है कि ग्लूकोज में केवल एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, तो ये रिएक्शन यही लिखा है कि रिडक्शन ऑफ Ag2O टोलेंट रिएजेंट CuO फैलिंग सॉल्यूशन इंडिकेट्स एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। समझ गए बच्चों कि Ag2O CuO आप चयन करना ये बताता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, मींस ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है जो कि एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट है कि 5 मोल HiO4 यूज्ड इन द रिएक्शन, ठीक है, विद ग्लूकोज। आप देखोगे कि ग्लूकोज की जब HiO4, ये एक ऐसा रिएजेंट है बच्चों जो एडजेसेंट पोजीशन में जो OH ग्रुप्स हैं उनको ऑक्सीडाइज्ड करता जाता है एक एक करके। तो ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हम देखते हैं कि 5 मोल HiO4 यूज होता है। 1 मोल OH को ऑक्सीडाइज्ड करने में 1 मोल HiO4 लगता है एडजेसेंट पोजीशन में। तो ग्लूकोज में 5 मोल HiO4 का यूज होना और इसमें 4 मोल फॉर्मिक एसिड का बनना, 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड का बनना, ये सब इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में 5 जो है क्या है एडजेसेंट OH ग्रुप है। इसमें एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बना जो कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। 5 मोल में से 1 मोल तो फॉर्मल्डी, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मिक एसिड है। तो इसका मतलब है कि इसमें 4 मोल जो है क्या है सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये सारे एविडेंस जो है ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर इंसान जो हमने देखा, ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, इन पॉइंट्स के बेस पर ग्लूकोज का क्या दिया गया है ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो इन एविडेंसेस जो है हमारे पास, ये जो रिएक्शंस हैं इनके बेस पर हम ग्लूकोज का जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है फिर इसमें क्या लिमिटेशन थे, क्या क्या ऐसी रिएक्शंस हैं ग्लूकोज की जो कि इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। और फिर है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम ये देखें कि इन एविडेंस के बेस पर जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, our evidences the open chain स्ट्रक्चर। ये है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, CHO OH H OH H OH H OH H CH2OH। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये है एल्डिहाइड ग्रुप जो कि टर्मिनल में है। ये जो दिख रहा है आपको 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप, समझ गए बच्चों। और ये जो है ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप्स, इस तरह से। तो ग्लूकोज में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन की स्टेट चेन दिख रही है। 5 OH 1 2 3 4 5 OH एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये पूरा एक ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये जो कार्बन है 2 से लेके 2 3 4 एंड 5, आप देख रहे हैं कि ये कैसे है बच्चों एसिमेट्रिक कार्बन। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 4, मतलब कुल मिला के 4। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो टू दी पावर n मींस टू दी पावर 4, तो कितने होंगे 16। तो ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स देखें तो 16 है।
अब वो 16 जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर इन्हीं OH ग्रुप्स की ओरिएंटेशन से अलग-अलग होते हैं। समझ गए ना? तो ये ग्लूकोज का क्या दिया गया है बच्चों? ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया गया, उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंस मिले जो ये बताते हैं कि ग्लूकोज में एक्चुअल में एक कंप्लीट, एक नॉर्मल स्टेट में ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। देखो कैसे कि ग्लूकोज डज नॉट शो शिफ्ट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अगर ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो सारी रिएक्शंस आनी चाहिए ग्लूकोज की जो एल्डिहाइड ग्रुप देता है, लेकिन ग्रुप में आप देखोगे कि सिर्फ रिएजेंट जो होता है उसके साथ ग्लूकोज की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, जो इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है। दूसरा है डज नॉट एक्सप्लेन न्यूटन रोटेशन एंड अल्फा बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अल्फा और बीटा फॉर्म्स बनते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे कि एनोमर्स कहलाते हैं। तो वो एनोमर्स मिलना और ग्लूकोज में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है न्यूटन रोटेशन, मैं अभी इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उस प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ये क्यों है अल्फा बीटा फॉर्म कैसे, मींस ओपन चेन स्ट्रक्चर से ना तो न्यूटन रोटेशन समझाया जा सकता है ना अल्फा बीटा फॉर्म। समझ गए बच्चों कि यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन मींस न्यूटन रोटेशन और अल्फा बीटा रूपों का स्पष्टीकरण नहीं करता ओपन चेन स्ट्रक्चर। डज नॉट गिव रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप with NH3, NaHSO3, RMGX। अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो अमोनिया के साथ भी होती है, NaHSO3 के साथ भी होती है, RMGX के साथ होती है, हमने एल्डिहाइड में पढ़ा है। लेकिन ग्लूकोज में जब एल्डिहाइड ग्रुप है ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेस पर तो फिर इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होना। ग्लूकोज में ये इंडिकेट करता है कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है ग्लूकोज में। समझ गए बच्चों कि यह एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं जैसे NH3, NaHSO3, RMGX आदि के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे एविडेंस और भी हैं, ये एविडेंस ये बताते हैं कि ग्लूकोज अपनी नॉर्मल स्टेट में फ्री CHO ग्रुप नहीं रखता। यही मैंने लिखा है कि ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट फ्री CHO ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन ग्लूकोज एट नॉर्मल स्टेट। समझ गए बच्चों कि ये प्रमाण ये बताते हैं कि ग्लूकोज की एक सामान्य अवस्था में एक मुक्त CHO ग्रुप नहीं है। इसके बेस पर ये जो एविडेंसेस हैं इनके अगेंस्ट, जो मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर के जो अगेंस्ट ये एविडेंसेस हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनको हटाने के लिए फिर ग्लूकोज का क्या दिया गया है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो पहले यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था उसके अगेंस्ट बहुत से एविडेंस मिले। इसका मतलब था कि ग्लूकोज में एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। तो इन जो एविडेंस थे इनको हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए साइंटिस्ट थे हावर्थ एंड हर्स्ट। इन्होंने ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, इसलिए इसे बोला गया है हावर्थ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर था, जो इन्होंने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में बनता है, जिसमें ग्लूकोज का C1 कार्बन जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है और जो C5 कार्बन है, 5th नंबर का कार्बन है, उनके बीच में कॉम्बिनेशन हो जाता है। मींस एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप जब ये कंबाइंड होते हैं और 1 मोल एल्कोहल जब एल्डिहाइड ग्रुप से कंबाइंड होता है तो हम जानते हैं कि क्या बनता है? हेमी एसीटेल। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो C1 कार्बन में है और जो C5 कार्बन का OH ग्रुप है, इनमें कॉम्बिनेशन हुआ और एक हेमी एसीटेल ग्रुप बन जाता है और एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनती है। इस रिंग स्ट्रक्चर को ही ग्लूकोज का क्या बोला गया है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जो C1 कार्बन था, जैसे ही वो हेमी एसीटेल में चेंज होता है बच्चों, वो एसिमेट्रिक हो जाता है। ऐसे में इस एसिमेट्रिक कार्बन के 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं और यही रीजन है कि ग्लूकोज में
दो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें से एक अल्फा फॉर्म और एक क्या कहलाता है, बीटा फॉर्म। तो मैंने यही लिखा है कि टू ओवरकम अबव एविडेंसेस, ओके, हावर्थ एंड हैस proposed cyclic structure of glucose in which heterocyclic ring formed between C1 and C5 कार्बन एटम्स। समझ गए ना कि जो ग्लूकोज का C1 कार्बन है जहां एल्डिहाइड है और C5 कार्बन जहां CHOH है वो कंबाइंड हो जाते हैं एंड CHO ग्रुप ऑफ C1 एटम कंबाइंड विद OH ग्रुप ऑफ C5 कार्बन एटम एंड फॉर्म हेवी एसिटाइल ग्रुप। तो जब हम जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप और 1 मोल अल्कोहल ग्रुप जब इनके बीच में कोई रिएक्शन हो जाए तो अब जो स्ट्रक्चर बनता है, जो फॉर्मूला या कहें कि जो हमें फंक्शनल ग्रुप मिलता है उसे बोलते हैं हेवी एसिटाइल ग्रुप। तो ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन जो था वो हेवी एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है विच इज एसिमेट्रिक। अब वो एसिमेट्रिक होगा, अभी हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हावर्थ स्ट्रक्चर and asymmetric C1 carbon atom gives two orientation, therefore two forms of cyclic structure of glucose are obtained, one called alpha D plus glucose and second is beta D glucose। समझ गए बच्चों कि हावर्थ ने जो ये हमने देखा जो खुली श्रृंखला संरचना थी उसके विरुद्ध जो प्रमाण मिले उनको हटाने के लिए हावर्थ और हारेस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया। इस स्ट्रक्चर में इन्होंने बोला कि ग्लूकोज का C1 कार्बन जो कि एल्डिहाइड ग्रुप रखता है और C5 कार्बन जो कि OH ग्रुप रखता है, इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल 1 मोल अल्कोहल के बीच में जब रिएक्शन हो जाए तो हम जानते हैं इनका एडिशन होने से क्या बनता है, हेमी एसिटाइल। तो C1 कार्बन हेमी एसिटाइल में चेंज हो जाता है। तो ये जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनती है उसे क्या बोला गया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। C1 कार्बन क्या हो जाता है, एक एसिमेट्रिक हो जाता है, असममित होता है। इससे ग्लूकोज के टू फॉर्म्स बनते हैं, एक कहलाता है अल्फा डी और एक क्या कहलाता है, बीटा डी। यही लिखा है कि खुली श्रृंखला संरचना के विरुद्ध प्रमाणों को हटाने के लिए हावर्थ और राष्ट्र ने ग्लूकोज की वलय संरचना प्रस्तावित की जिसमें C1 का CHO समूह C5 का OH समूह के मध्य संयोजन होता है। C1 C5 के मध्य एक विषम परमाणु वलय संरचना बनती है जिसमें C1 कार्बन हेमी एसिटाइल फॉर्म में आ जाता है और असममित हो जाता है। ऐसे में ग्लूकोज के टू फॉर्म्स बनते हैं, वन इज कॉल्ड अल्फा डी एंड सेकंड इज कॉल्ड बीटा डी। अब देखो मैं आपको इसका जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बन गया, ठीक है, वो किस तरह से किस रिंग से जो है सिमिलरिटी शो करता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले तो ये देखते हैं कि हावर्थ का स्ट्रक्चर क्या था। तो देखो बच्चों ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, C1 ये हो गया, C2 का ओरिएंटेशन, ये है C3 का ओरिएंटेशन, ये है C4 का ओरिएंटेशन, ये है C5 का ओरिएंटेशन और ये है CH2OH। ओके, तो यहां पर देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो OH ग्रुप ये वाला और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ओके, इनके बीच में देखो कैसे कॉम्बिनेशन होता है। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये इधर जाएगा, ये जो है H जो है कंबाइन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये इधर गया और ये इधर जुड़ जाएगा। समझ गए बच्चों, इस तरह से ये जो है यहाँ पर एक एडिशन हो गया, एडिशन, ठीक है, 1 मोल CHO और 1 मोल OH, इनके बीच में रिएक्शन हुई। तो अब देखो क्या बन जाएगा, H यहाँ हो गया OH। यहाँ के ओरिएंटेशन को हमें कोई चेंज नहीं करना, सेम लिखना है जो कि इसमें है, ग्लूकोज के ऊपर चेन स्ट्रक्चर में दिख रहा है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिंग बन गई। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ग्रुप बन गया कि जब 1 मोल अल्कोहल और 1 मोल एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ बना क्या, हेमी एसिटाइल कंपाउंड। तो ये जो ग्रुप बना इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटाइल ग्रुप। अब देखोगे कि यहाँ पर C1 C2 C3 C4 C5, तो यहाँ C1 से लेके C1 C2 C3 C4 और C5 हम इसको ऐसे लिख लें, 1 2 3 4 एंड 5, कुल मिला के 5 कार्बन। यहाँ पर क्या हो गया, एसिमेट्रिक। अगर मैं कहूं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे तो 2 की पावर 32, 16 जो है इसमें जो है 16 आइसोमर्स, ठीक है बच्चों,
वो होंगे अल्फा डी ग्लूकोज के, और जो 16 आइसोमर्स हैं वो होंगे बीटा डी ग्लूकोज के। तो यहां पर आपको देखो, यहां OH है, ये एसिमेट्रिक हो गया, तो इसके दो ओरिएंटेशन हो जाता है। तो ये जो है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अंदर की तरफ होगा, मतलब रिंग के साइड में, ठीक है। मतलब ये OH अगर आप ऐसे याद रखना है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब रिंग की तरफ, तो इससे कहना है अल्फा रो, समझ गए ना। और दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है OH H, यहां पर H OH H OH, ठीक है, यहां जाएगा OH H, और यहां पर ये रिंग बनी है CH2OH। तो ये जो बना बच्चों, इसको बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये बाहर की तरफ है, रिंग के उल्टा साइड है, बाहर की तरफ OH तो बीटा, अंदर की तरफ तो अल्फा। ऐसे याद रख लेना कि ये है अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का। ये देख रहे हैं आप 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरी जो रिंग बनी 6 मेंबर्ड रिंग है, और ये ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हावर्थ स्ट्रक्चर है, जिसके ऑप्टिकल आइसोमर्स 32 पॉसिबल हो गए। 16 आइसोमर्स हैं अल्फा डी के और 16 है बीटा डी के फॉर्म के। तो इस तरह से ग्लूकोज का ये क्या बनाया गया है, हावर्थ स्ट्रक्चर। अगर हम इस हावर्थ स्ट्रक्चर को एक रिंग के फॉर्म में, बेंजीन रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो पायरेन के स्ट्रक्चर का इक्विवेलेंट है, मतलब पायरेन स्ट्रक्चर के आइडेंटिकल दिखता है, उसकी जैसा। इसीलिए एक स्ट्रक्चर और इसी को बना दिया गया, और उसी स्ट्रक्चर के बेस पर हमें ज्यादातर स्ट्रक्चर्स, चाहे हम डाइसैकराइड हम पॉलीसैकराइड से, हमको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बना दूं आपका कि एक जो स्ट्रक्चर है इसमें लिखा होता है पायरेनोस स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, कौन सा, पायरेनोस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है सिमिलर, ठीक है, सिमिलर सो सिमिलरिटी, ऐसा लिखेंगे हम, शो सिमिलरिटी विद पायरेन। पायरेन जो होता है वो ऐसा एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। आप देखोगे ग्लूकोज का जो पायरेनोस स्ट्रक्चर है वो पायरेन से सिमिलरिटी शो करता है। देखो आप ऐसे समझें बनाना, यहां था C डबल बॉन्ड O और ये है H, ओके, ये है C1 का, यहां है C2, यहां पर OH, जिस तरफ CHO का O था, फिर चले जाए CH, तो देखोगे आप C3 का जो OH है वो C1 के बिल्कुल उल्टा है। फिर यहां चले जाए C2 कार्बन का OH और C4 कार्बन का जो OH है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो ये हो गया C2 C3, ये हो गया C4, और ये है C5। यहां हम CH2OH H और यहां रखेंगे OH, ओके। ये क्या होता है कि ग्लूकोज का जो ये वाला आप देख रहे हैं C5 कार्बन C1 कार्बन के सामने आ रहा है, और यही रीजन है कि C1 कार्बन C5 के OH के साथ एक रिंग बनाता है। ध्यान रखें कि 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल है, 5 मेंबर्ड रिंग उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, 7 मेंबर्ड भी स्टेबल नहीं। तो ये ग्लूकोज C5 कार्बन के OH को और CH ग्रुप के C1 के बीच में इस तरह का कॉम्बिनेशन करा देता है कि ये तो इधर आ गया, ये इधर के साइड और ये इधर आ गया। ये जो रिंग बनी, अब आप इसको इस तरह से समझें कि यहां है H, ये क्या हो गया OH, ओके, ये हो गया यहां पर H, यहां पर क्या है OH, यहां चले जाए, यहां है OH, ये है C, यहां पर आपने देखा CH2OH, यहां आ गया O, ये है H, और यहां था C, यहां हो गया OH, ये हो गया H। ये है C1 कार्बन, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हेमी एसीटल फॉर्म। और यहां पर OH आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, अगर आप इसे खड़ा कर दें, और अभी आपने देखा भी था कि ग्लूकोज का जो हावर्थ स्ट्रक्चर था उसमें OH राइट हैंड साइड में था। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कौन से स्ट्रक्चर है बच्चों, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस। क्या है ये, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। पाइरेनोस स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का है, तो इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस।
और अगर हम इसका बीटा फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो देखो बच्चों, बीटा फॉर्म में आपको क्या करना है कि बस कहीं कोई चेंज नहीं करना, केवल C1 कार्बन का, मतलब एक कार्बन को छोड़कर बाकी आप किसी भी कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करोगे। तो यहां पर आ जाओ, ये है और C, यहां पर OH ऐसा कर दो, यहां पर OH सेम रहने दो, OH यहां H। तो ये जो बना ये क्या है बच्चों, बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरोस, समझ गए ना। तो ये है बीटा फॉर्म और ये है अल्फा फॉर्म। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं कि केवल एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग दिखता है। तो ये दोनों जो हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और इनमें एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो इनको बोला जाता है, ये बोथ फॉर्म जो है, मतलब यहां पर मैं एनोमर्स के बारे में और बताऊंगा, अल्फा प्लस डी और बीटा, सॉरी जो अल्फा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, इनको बोला जाता है क्या, एनोमर्स। हम इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे एनोमर्स के बारे में। तो यहां तक समझ गए कि ग्लूकोज का एक अल्फा फॉर्म बन गया और एक बीटा फॉर्म। यहां पर ये कार्बन आप नया एसिमेट्रिक हो जाता है, इसलिए इन दोनों फॉर्म्स के 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स है, मींस 32 आइसोमर्स। ये पायरोन से स्ट्रक्चर से सिमिलरिटी शो करता है, ऐसे में इनको बोला जाता है पायरेनोस स्ट्रक्चर। तो यहां तक समझ गए होंगे। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, ऐसे बना मिल जाएगा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ये ऐसे, ठीक है, OH OH OH, ये जो है हम इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं बच्चों, बता सकते हो आप। तो ये हमारा क्या है, फिशर प्रोजेक्शन, ओके, ये वाला इस तरह से। तो ये है C1 का, इसी का बीटा फॉर्म बना दोगे, बस C1 में आपको कॉन्फ़िगरेशन जो C1 है वो OH ऐसा कर दोगे, तो यही क्या बन जाएगा, बीटा फॉर्म। तो ये इस तरह से ग्लूकोज के दो पायरेनोस स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां तक आप समझ गए। अब मैं इन दोनों फॉर्म्स की स्टेबिलिटी के बारे में बता दूं थोड़ा सा, और फिर हम इसमें न्यूटन रोटेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, तो पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं बताऊंगा। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो दिया गया था उसके अगेंस्ट जो एविडेंसेस थे, उन एविडेंसेस का एक्सप्लेनेशन कैसे किया गया, मींस ग्लूकोज वो रिएक्शंस जो हैं वो क्यों दिखाई नहीं देता, मतलब वो क्यों नहीं दर्शाता, शो नहीं करता, ठीक है। तो हम इनके बारे में देखते हैं। जैसे आपने देखा था कि पहला जो एविडेंस है कि अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, एनोमर्स, कि ग्लूकोज का अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर लेते हैं तो अल्फा और बीटा फॉर्म्स को नहीं बताया जा सकता। बट जब साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया गया तो ये देखा गया कि जब साइकिल बनता है तो जो C1 कार्बन है वो एसिमेट्रिक हो जाता है, और एसिमेट्रिक होने से उससे जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं उसके स्पेस में 2 ओरिएंटेशंस हो जाते हैं, और वही ओरिएंटेशन से क्या बनते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म। तो ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स है इनको बोला गया है एनोमर्स। तो ड्यू टू साइक्लाइजेशन C1 कार्बन, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू कायरल कार्बन, मींस एनोमेरिक कार्बन। इस कायरल कार्बन C1 कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, एंड गिव 2 ओरिएंटेशन व्हिच आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, मींस एनोमर्स। समझ गए बच्चों कि जब चक्रीकरण होता है तो ग्लूकोज का C1 कार्बन असम्मित हो जाता है, जो मैंने अभी इससे पहले भी बताया था स्ट्रक्चर में, जिससे इसके 2 अभिविन्यास होते हैं और इन्हें बोलते हैं अल्फा बीटा फॉर्म या एनोमर्स। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स या किसी भी इपीमर का ऐसे आइसोमर्स जिनमें केवल C1 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, या हम ये कहें हेमी एसिटेल जिसमें ग्रुप है उस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है, तो जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं एनोमेरिक या एनोमर्स। चाहे वो मेनोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, ठीक है, गैलेक्टोज हो, इन सब में इस तरह के एनोमर्स बनते हैं। तो जितने भी ये एनोमर्स हैं वो अल्फा और बीटा फॉर्म्स में होते हैं। तो देखो ग्लूकोज का C1 कार्बन ये है और ये है, तो ये है अल्फा फॉर्म,
समझ गए ना, ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज और ये क्या है बच्चों बीटा डी ग्लूकोज। तो ये यहाँ पर जो C1 कार्बन है ये कहलाता है एरोमेरिक कार्बन और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं एरोमर्स। यहाँ तक बात समझ गए। अब आता है दूसरा जो एविडेंस था जो ओपन चेन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था, वो है नो रिएक्शन विद अमोनिया, NaH, SO3, RMGH एक्सेट्रा। तो आप देखोगे कि जो हेमी एसिटाइल रिंग होती है ग्लूकोज की वो एक परमानेंटली स्टेबल नहीं है बच्चों। जैसे ही एसिडिक मीडियम मिलता है, बेसिक मीडियम मिलता है, रिंग ब्रेक हो जाती है और रिंग ब्रेक होने से एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो जाता है और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप उन रिएजेंट्स से रिएक्शन करता है जिन रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप के साथ होती है। तो यही लिखा है कि हेमी एसिटाइल रिंग इज अनस्टेबल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अगर हम एसिडिक मीडियम रखें या बेसिक मीडियम तो ये रिंग ब्रेक हो जाती है। देयरफॉर रिएजेंट ठीक है एंड ओपन्स देयरफॉर ठीक है देयरफॉर दिस रिंग देयरफॉर रिंग ऐसा लिखें कि रिंग ओपन इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। समझ गए बच्चों कि ये जो रिंग है वो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में क्या हो जाती है ओपन हो जाती है एंड गिव्स फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे ही रिंग ओपन हुई एल्डिहाइड फ्री हो जाता है। अभी मैं रिएक्शन से बताता हूं आपको। तो रिएजेंट जैसे कि टॉलम रिएजेंट है, फेलिंग्स सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये बेसिक मीडियम में यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे वो टॉलम रिएजेंट हो या फेलिंग सॉल्यूशन हो इनमें NaOH का मीडियम होता है। इसके अलावा आप देखोगे HCN, हाइड्रोजन, NH2OH, फेनिल हाइड्रोजन इनका यूज एसिडिक मीडियम में होता है। तो ये जैसे ही रिएजेंट जाते हैं तो ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हेमी एसिटाइल ग्रुप से। पहले इनका जो मीडियम है वो रिंग को ब्रेक करता है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है और फिर ये रिएजेंट उससे रिएक्शन कर लेते हैं और ऐसे में ये रिएजेंट तो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस देते हैं। बट अगर हम ऐसा मीडियम रखें जहां बेसिक मीडियम ना हो, जैसे कि NaHSO3 का है, सिर्फ रिएजेंट है, NH3 है, यहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम या मीडियम बेसिक नहीं होता और ऐसे में रिंग ओपन नहीं होती। और यही रीजन है कि ये रिएजेंट जब रिंग को ब्रेक नहीं कर पाते, ना इनका मीडियम ब्रेक कर पाता है, तो रिंग ओपन नहीं होगी। रिंग ओपन नहीं होगी तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होगा और यही रीजन है कि इनके साथ जो है ये रिएजेंट्स ग्लूकोज की एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस नहीं देते। तो यहां तक नोट करें। तो देखो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रिएजेंट्स हैं NH3, NaHSO3, RMGX इनके सिर्फ रिएजेंट इनके साथ रिंग की कोई मतलब एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस नहीं आती, जबकि और जो अदर रिएजेंट्स हैं जैसे कि आपने देखा है HCN है, NH2OH है या Ag2O है, CO है, इनके साथ रिएक्शन क्यों आती है? तो देखो इसका रीजन क्या है कि जो हेमी एसिटाइल रिंग है वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अनस्टेबल है और उस ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होते ही क्या बना देती है कि हेमी एसिटाइल रिंग अम्लीय क्षारीय माध्यम में स्थायी नहीं होती और खुल जाती है, जैसे CHO समूहमुक्त हो जाता है, जिससे ग्लूकोज क्षारीय माध्यम के अभिकर्मक जैसे कि टॉलम रिएजेंट, फेनिक सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ या फिर अम्लीय माध्यम के जो रिएजेंट्स हैं, अम्लीय माध्यम के अभिकर्मक NH2, NH2, NH2OH, HCN, NH2 इनके आदि के साथ क्रिया दर्शा देता है। लेकिन अगर हम इन रिएजेंट्स की बात करें, सिर्फ रिएजेंट की बात करें तो ऐसे में माध्यम अम्लीय नहीं होता, क्षारीय नहीं होता और यही रीजन है कि वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होगा और लिखा होता है कि ये रिएजेंट वीक है, इसलिए रिंग को ब्रेक नहीं कर पाते और इनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप की कोई रिएक्शन नहीं होती। अब देखो मैं रिएक्शन आपको रिंग कैसे ब्रेक हो जाती है एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, पहले हम वो समझते हैं। तो देखो यहां पर अगर हम ग्लूकोज को लें, हम केवल ये वाला कार्बन ले रहे हैं C1, ओके, ये है H, बाकी रिएक्शंस। तो जैसे ही यहां पर बेसिक मीडियम आ गया तो बेसिक मीडियम आते ही यहां पर क्या होगा बच्चों कि ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये प्रोटॉन निकल गया H2O के फॉर्म में। अब ये रिंग जैसे ही यहां आएगी तो ये C1 था, मैं इसको ऐसे ले लूं, ये है क्या C, ओके। तो ये जो बॉन्ड था माइनस ये इधर आया तो ये इधर से ब्रेक हो जाता है और इसके ब्रेक होते ही अब यहां पर क्या होगा कि यहां O माइनस यहां आ गया तो ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, तो ये जो क्या बन गया फ्री एल्डिहाइड, ओके। और जैसे ही आपने Ag2O मिलाया तो यहां पर इस तरह से C डबल OH क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहां पर ये और +2Ag तो फ्री हो जाएगा।
तो यहां पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, तो ये कौन सा था? बेसिक मीडियम। ऐसे ही अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें कि यहां पर OH और H है, यहां पर जैसे ही प्रोटॉन आया वो इधर से प्रोटोनेटेड हो, तो O ऐसे हो गया, यहां पर क्या हो गया? OH H, और ये तो यहां क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां चला गया, तो यहां हो गया OH और यहां पर OH H, और ये क्या है? प्लस। तो जैसे ही यहां पर तो ये बॉन्ड इधर आया, तो ऐसे आप देखोगे डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर भी ये क्या हो गया? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। तो एसिडिक मीडियम में अब मान लो हमने यहां पर यूज किया NH2 NH2, तो तुरंत रिएक्शन क्या हो जाएगी? इस ग्रुप के साथ यहां पर C डबल बॉन्ड, तो यहां पर आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2। तो आप देख रहे हैं कि ये रिएजेंट जो कि इस रिंग को ब्रेक कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, वो इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस देते हैं ग्लूकोज के साथ, और जो इस रिंग को ब्रेक नहीं कर पाएगा, अब मान लो हम यहां पर यूज कर रहे हैं किसका? NaHSO3, तो ये रिंग इनके साथ तो स्टेबल है, तो नो रिएक्शन, इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं आती। तो इस तरह से दूसरा जो एक एविडेंस था जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था कि एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी ग्लूकोज ऐसी रिएक्शन क्यों नहीं देता, तो सीधा है एसिड बेसिक मीडियम में रिंग ब्रेक होती है, फ्री एल्डिहाइड फ्री हो जाता है, जबकि इनके साथ एल्डिहाइड फ्री फॉर्म में नहीं होता। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। म्यूटा का मतलब होता है चेंज, जैसे म्यूटेशन जैसे ही उसी से लिया गया है। म्यूटा मतलब चेंज, रोटेशन मतलब स्पेसिफिक रोटेशन। तो क्या होता है कि ग्लूकोज का अगर एक फ्रेश सॉल्यूशन लिया जाए, ठीक है, तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री होता है। इस सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रख दें तो जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो डिक्रीज होके 52.5 डिग्री में आ जाता है और वहां कांस्टेंट हो जाता है। तो यही कहलाता है क्या? म्यूटा रोटेशन। समझ गए ना कि लिखा है कि चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विद टाइम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। किसी भी कंपाउंड का, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, या जो भी कंपाउंड्स हो, अगर उसमें उसका स्पेसिफिक रोटेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसे बोला जाएगा क्या? म्यूटा रोटेशन। ये ग्लूकोज में मिलता है, फ्रक्टोज में मिलता है, माल्टोज में मिलता है और लैक्टोज में मिलता है। जिनमें भी हेमी एसिटाइल ग्रुप होगा उन कंपाउंड्स में म्यूटा रोटेशन मिलता है। सुक्रोज में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनमें हेमी एसिटाइल ग्रुप फ्री नहीं होता। तो मोनोसैकेराइड्स हैं, उनमें म्यूटा रोटेशन मिलता है। डाइसैकेराइड्स में चलो जाओगे तो माल्टोज में मिलेगा, लैक्टोज में मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पॉलीसैकेराइड में जाएं तो वहां म्यूटा रोटेशन नहीं मिलता। तो यही है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विद टाइम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ऑर्डिनरी ग्लूकोज हैविंग स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री। ऑन कीपिंग द एक्वस सॉल्यूशन for some time the glucose slowly change into equilibrium mixture, ठीक है, of alpha D glucose जिसमें होता है 36% ग्लूकोज अल्फा डी फॉर्म में, ओपन चेन 0.2% एंड बीटा डी ग्लूकोज 63.8%, एंड रिजल्टिंग जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है हैज स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 डिग्री। तो जैसे ही ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन को रखा जाता है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फॉर्म में चेंज होने लगता है और एक इक्विलिब्रियम जब मिक्सचर बन जाता है ओपन चेन के साथ, तो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो है 52.5 डिग्री। तो समझ गए बच्चों कि किसी भी कंपाउंड का विशिष्ट घूर्णन समय के साथ घटे और एक कांस्टेंट वैल्यू में आ जाए तो इसे बोलते हैं क्या? चेंज हो जाए तो इसे हम बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक या फिर म्यूटा रोटेशन। अगर ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म लिया जाए, मतलब जो ऑर्डिनरी ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में ही होता है, जैसे ही फ्रेश सॉल्यूशन कुछ समय के लिए रखते हैं, ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री से डिक्रीज होकर 52.5 डिग्री में पहुंच जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज एक म्यूटा रोटेशन शो करता है। ये फ्रक्टोज में भी मिलता है, मींस मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें मिलेगा, माल्टोज में मिलता है, लैक्टोज में मिलता है। सुक्रोज में म्यूटा रोटेशन नहीं होगा, हम देखेंगे क्यों नहीं होगा। ऐसा कोई भी सैकेराइड जिनमें हेमी एसिटाइल ग्रुप अगर दिखता है तो वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। रीजन ये है कि उनके अल्फा बीटा फॉर्म में चेंज होता रहता है। ये क्यों होता है हम इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो समय के साथ विशिष्ट घूर्णन में परिवर्तन परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहलाता है।
कहलाता है। सामान्य ग्लूकोज के जेल इंग्रेडिएंट को रखते हैं तो इसका विशिष्ट घूर्णन इतना डिग्री होता है, किंतु धीरे धीरे घटकर एक साम्य मिश्रण बनता है जिसमें अल्फा डी 36%, खुली श्रृंखला 0.2% और बीटा डी ग्लूकोज इतना होता है। इस मिश्रण का विशिष्ट घूर्णन 52.5 डिग्री होता है। तो इस तरह से अल्फा डी फॉर्म है, ओपन चैन, बीटा डी फॉर्म, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन हो जाता है 52.5। अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये है 19 डिग्री, यहाँ है बीटा फॉर्म और यहाँ है 112 अल्फा डी 36%। दोनों इस तरह से एक कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाएगा। इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये इनका परसेंटेज आ जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे ये है म्यूटर रोटेशन। अब आता है कि म्यूटर रोटेशन का रीजन क्या है, तो यहाँ तक आप समझें। अब देखो बच्चों, अब यहां पर आ जाते हैं कि रीजन ऑफ म्यूटर रोटेशन क्या है, मतलब म्यूटर रोटेशन क्यों होता है। ओके, तो देखो बच्चों, अगर हम ग्लूकोज के यहां पर कन्फर्मर्स बनाएं, ये क्या है कन्फर्मर्स, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ये कौन सा है अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, और ये जो बना हुआ है कन्फर्मर, ये है बीटा डी ग्लूकोज। आप देख रहे हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज में ये OH ग्रुप, एक OH ये है, ठीक है, एक OH ये है, एक OH ये है, एक OH ये है और एक ये है। तो इस कन्फर्मर में अगर हम देखें तो एक OH, दो OH, तीन OH, ये तो इक्वेटोरियल पोजीशन में है। CH2 ग्रुप जो है इक्वेटोरियल में है, ये इस तरह से एक्सियल दिख रहा है। तो यहाँ का OH और ये C1 कार्बन का जो OH है वो अपोजिट फेस में। दूसरा है कि इस O के अगेंस्ट है, आप देखोगे किसका जो डाइपोल मोमेंट है इस O का और इस OH का एक दूसरे को काफी कैंसिल कर देते हैं, तो ये लेस पोलर हो जाता है। मतलब C6OH अप ऊपर की तरफ का और C1OH ये जो है C1OH जो कि कैसा है डाउन, आर इन अपोजिट फेस, ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है, अपोजिट फोर्स, देयरफॉर रिंग, ठीक है, इन द रिंग, देयरफॉर मोर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। तो ऐसे में यहां पर जो है अपोजिट फेस में होंगे तो ऑटोमेटिकली जब दो OH ग्रुप या सिमिलर ग्रुप जब अपोजिट हो जाते हैं तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। मतलब हम ये कहें कि यहां पर लेस स्टेरिक हिंडर्ड फॉर्म, ये क्या है लेस स्टेरिक हिंडर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये OH और ये अपोजिट है तो ये ज्यादा स्टेबल है, लेस पोलर है तो लेस सॉल्युबल भी होगा, तो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। फिर से सुने, ये OH और अपोजिट है, ऐसे में लेस हिंडर्ड फॉर्म है, अपोजिट होने से ये स्टेबिलिटी ज्यादा है, पोलैरिटी कम है क्योंकि इसमें पोलर नेचर कम हो जाएगा और ये लेस सॉल्युबल होगा। तो ये जो है मेजर जो है ये सॉलिड स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, कि मेजर होता है कि क्या होता है ये मेजर फॉर्म कि सॉलिड स्टेट में लगभग 99% यही फॉर्म होता है। तो ये बात समझ गए बच्चों कि C6 जो है कार्बन 6 का OH और C1OH, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 6 और 1, यहाँ पर हम 6 और यहाँ पर 1। तो C1 के जो OH रिंग के विपरीत होने से इनमें त्रिविम बाधा कम आती है, त्रिविम बाधा कम होगी तो ये स्टेबल फॉर्म होगा और इसमें पोलैरिटी कम है तो ये कम सॉल्युबल है। अगर हम ये है बीटा फॉर्म, इसमें बीटा फॉर्म देख रहे हैं OH, सारे OH इक्वेटोरियल में है, मतलब C6 का जो 6 कार्बन का OH है और C1 का OH है आर इन द सेम फेस, ठीक है। अब ये दोनों सेम फेस में आ गए, ये भी ऊपर की तरफ है, ये तो ऐसे में इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हम ये कहें कि ये जो है मोर स्टेरिक हिंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है बच्चों मोर स्टेरिक हिंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे में इसकी स्टेबिलिटी कम और यहां पर पोलैरिटी जो है ये इसकी इस तरफ है तो ये है, तो ऐसे में ये मोर पोलर भी है तो मोर सॉल्युबल है। तो इस तरह से आप समझ गएगा कि अल्फा फॉर्म सॉलिड स्टेट में ज्यादा मिलेगा, बीटा फॉर्म कम मिलेगा, ये ज्यादा स्टेबल है सॉलिड स्टेट में, ये कम स्टेबल है। अब हम आते हैं कि अगर इसकी फ्लिपिंग हो जाए तो जैसे ही ये फॉर्म फ्लिपिंग फॉर्म में आता है तो ये ऐसे हो जाता है, इसमें सारे OH आप देख रहे हैं एक छोड़कर, एक जो इक्वेटोरियल मतलब फ्लिपिंग होगी तो ये ऊपर की तरफ उठेगा तो O ऐसा आ जाएगा, इसका फ्लिपिंग ऐसा होगा। तो ये कन्फर्मर में आप देखते हैं कि एक OH, दो OH, तीन OH और यहाँ का OH, ये तो क्या हो गए कि
ज्यादा सभी के सभी एक्सियल में आ गए। अब एक OH इक्वेटोरियल में, तो जो एक्सियल OH होते हैं उनमें वाटर इक्वेटोरियल पोजीशन से आके और इनको ज्यादा हाइड्रेटेड करता है, मींस इनमें जो है 4 OH की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब 4 OH इजीली हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाते हैं, जबकि इक्वेटोरियल में जब एक्सियल से वाटर आएगा तो उतना ज्यादा ये हाइड्रेटेड नहीं होता। तो लिखा है लेस हाइड्रेटेड ड्यू टू ओनली 4 एक्सियल, ठीक है, OH, लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्फा फॉर्म में। अब हम जैसे ही उसको वाटर में रखेंगे और इसकी फ्लैपिंग होगी तो सारे OH आप देख रहे हैं एक्सियल में आ गए, पांचों के 5, समझ गए। तो जब पांचों के 5 OH ऊपर आ जाएंगे तो इनका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, मींस इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ऐसे में जब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो हम जानते हैं कि वाटर में वो ज्यादा सॉल्युबल होता है जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो। तो यही रीजन है कि ये वो एक्वस सॉल्यूशन में जो अल्फा फॉर्म से जो अल्फा फॉर्म था वो ज्यादातर किसमें चेंज होने लगता है, बीटा फॉर्म में, और 63.8% पे ये पहुंच जाता है, 36% ये रहता है, और इस तरह से बीच में एक ओपन चेन तो बनते ही बनता है। जबकि सॉलिड स्टेट में अगर हम देखें तो 99.9% में यही फॉर्म होता है, बीटा फॉर्म बहुत कम। तो ये अल्फा फॉर्म तुरंत बीटा फॉर्म में चेंज होके और अपने आप को ज्यादा सॉल्युबल बनाता है, और यही रीजन है कि न्यूटन रोटेशन मिलता है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फ्रक्टोज के बारे में। थोड़ा सा मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बता दूं फ्रक्टोज की, और फिर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। तो देखो फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6, इसे फ्रूट शुगर या लेब्यूलोज भी बोलते हैं। ओके, ये तो इसका ये है। और मैं ये बता दूं कि जो फ्रक्टोज है, ठीक है, इसकी जो प्रिपरेशन होती है, अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें तो एक तो होती है सुक्रोज से C12H2211 प्लस H2O, तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज, और प्लस क्या मिलता है, फ्रक्टोज। अल्कोहल मिला के, जब हम अल्कोहल मिला के क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो जो फ्रक्टोज है वो कहाँ रह जाता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो एक तो फ्रक्टोज को सुक्रोज से, ठीक है, लिया बनाया जाता है, और दूसरा आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि अगर इनुलिन ले ये है इनुलिन C6H10O5N, और इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो C6H12O6N, तो क्या मिलता है, फ्रक्टोज। तो जो इनुलिन है, समझ गए बच्चों, वो पॉलीमर है किसका, फ्रक्टोज का। तो इनुलिन के हाइड्रोलिसिस से निकाला जाता है इसको, या फिर सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से। लैब में ये सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इनुलिन से। तो यहां तक तो ये थी प्रिपरेशन जो आप बुक में भी मिल जाएगी, और बहुत सिंपल सी है, मैंने लिखा दिया। अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही है C6H12O6, जो कि मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन, एलिमेंटल, ठीक है, डिटरमिनेशन, इससे ये प्रूफ हुआ है। दूसरा है कि अगर इसका कंप्लीट रिडक्शन कराया जाए, किसका, फ्रक्टोज का, तो आपको मिलेगा नॉर्मल हेक्सेन। ये क्या मिलता है, नॉर्मल हेक्सेन। ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि इसमें भी 6 कार्बन की एक स्टेट चेन है। क्या है बच्चों, कि इंडिकेट्स 6 कार्बन स्टेट चेन इन फ्रक्टोज, कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन की एक स्टेट चेन है, जो कि ग्लूकोज में भी आपने देखी थी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, ये भी Ag2O, CuO, डाइल्यूट HNO3 इनसे ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये बता दूं कि यहां पर कीटो ग्रुप होने के बाद भी ये जो फ्रक्टोज है टोलेन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनसे रिएक्शन करता है। जबकि हमने नॉर्मली देखा है कि अगर एक नॉर्मल कीटोन लिया जाए तो टोलेन रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, इनसे कोई रिएक्शन नहीं करता, बट यहां पर आप देखोगे कि फ्रक्टोज इनसे रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड होकर ग्लाइकोलिक एसिड बना रहा है और ट्राइहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। तो ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि जो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है वो C2 कार्बन में, अगर C1 कार्बन में होता तो ग्लूकोनिक एसिड बनता। रीजन समझते हो बच्चों ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को बेसिक मीडियम में रख दें डाइल्यूट NaOH में, तो वो मैनोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। अगर हम फ्रक्टोज को भी बेसिक मीडियम में रखें, मतलब यहां पर C6H12O6, ठीक है, ये है फ्रक्टोज,
अगर आप यहाँ पर NaOH का मीडियम लोगे डाइल्यूट का, तो ये C6H12O6 में बदल जाता है ग्लूकोज में, जो कि अपने मैकेनिज्म देखा था कि एक जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड आइंस्टीन टाइप का एक हमने एक रीअरेंजमेंट देखा था कि फ्रक्टोज ग्लूकोज में और प्लस यहाँ पर C6H12O6 मैनोज में बदल जाता है। तो जैसे ही बेसिक मीडियम मिलता है किसका, Ag2O या CO, यहाँ पर एक बेसिक मीडियम होता है NaOH का, तो फ्रक्टोज चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होने से यहाँ पर इसकी रिएक्शन हो जाती है टॉलेम रिएजेंट से भी, एलिंग सॉल्यूशन से। तो ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज जो होता है, बल्कि हम यहाँ डाइल्यूट HNO3 हटा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, केवल यहाँ पर बेसिक मीडियम मींस NaOH होता है तो ग्लाइकोलिक एसिड बनना और ट्राइहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड बनना, ये बताता है कि इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो C2 में है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि यहाँ पर जो ये है क्या कि ग्लूकोज की एसीटेट पेंटा एसीटेट बनना, पेंटा क्लोरो कंपाउंड बनना, ये बताता है कि ये जो ग्लूकोज है इसमें 5 OH ग्रुप है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये कंपाउंड भी बनता है और ग्लूकोनिक एसिड भी बनता है, होल 4 CH2OH। तो ये कंपाउंड बनना, ये तो बताता है कि फ्रक्टोज किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज में, और ये रिएक्शन ये बताती है कि ये ब्रेक हो जाता है C2 कार्बन। ओके, फिर आता है कि फ्रक्टोज की पेंटा एसीटेट पेंटा क्लोरो कंपाउंड्स बनना, ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि फ्रक्टोज में भी 5 OH ग्रुप है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि अगर फ्रक्टोज का पर आयोडिक ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड, 3 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल क्या बनता है, CO। मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। देखो, परायोडिक ऑक्सीडेशन अगर हम फ्रक्टोज का देखें तो हम देखते हैं कि परायोडिक ऑक्सीडेशन में ये इतने प्रोडक्ट्स क्यों बनाता है। तो देखो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। ओके, हम जानते हैं कि ये ग्रुप और ये ग्रुप किसमें चेंज होंगे, अगर आप HiO4 यूज करोगे तो CH2O में, ये अगर HiO4 के साथ यूज करोगे तो CH2O में, ये ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, CO में, और ये ग्रुप हम जानते हैं कि फॉर एल्डिहाइड ग्रुप हो या सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये किसमें चेंज हो जाते हैं, ये। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ HiO4 देखें तो यहाँ और ये यहाँ लग गया तो 1 2 और यहाँ पर आपके पास कितने हो गए, देखो यहाँ से एक HiO4, एक इसके ऑक्सीडेशन में 2 हो गए, और यहाँ पर आपके पास हो गए ये, और यहाँ पर HiO4 लगेगा। तो कुल मिलाके हमें 3 मोल ये मिलेंगे, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, 1 मोल CO2 मिलेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि फ्रक्टोज में भी क्या है, फ्रक्टोज में कि जो 2 तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, इंडिकेट्स दैट 1 डिग्री अल्कोहल, 3 इसमें सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है और एक कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये सब एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन में। अगर ऐसा नहीं होता, एडजेसेंट पोजीशन में नहीं होते ये ग्रुप्स, तो इनके ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं होता। तो ये सब रिएक्शंस जो है इन सब में, तो समझ गए बच्चों कि फ्रक्टोज के ऑक्सीडेशन से ये प्रोडक्ट्स का बनना ये बताता है कि इनमें ये प्राइमरी सेकेंडरी ये सब ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये सारी रिएक्शंस के बेस पर जो फ्रक्टोज है उसका ये दिया गया ओपन चेन स्ट्रक्चर, समझ गए ना, जिसकी सेकंड पोजीशन में कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये क्या है इसका कार्बोनाइल ग्रुप, ये और ये जो है बच्चों ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप, और ये 3 आप देख रहे हैं ये है 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 कार्बन की सीधी चेन दिख रही है, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया गया। देखो फ्रक्टोज में भी वो सारे लिमिटेशन मिले जो किसमें मिले थे, ग्लूकोज में। तो बाद में हावर्थ स्ट्रक्चर दिया गया, तो फिर हम आ जाते हैं रिंग स्ट्रक्चर, समझ गए बच्चों। तो रिंग स्ट्रक्चर में पहला है हावर्थ स्ट्रक्चर, वही देखो इस तरह से था, हावर्थ ने इसका भी स्ट्रक्चर जो इस तरह से प्रपोज किया है कि यहाँ H OH OH H OH H CH2OH, तो हावर्थ स्ट्रक्चर में भी एक रिंग बन जाती है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो रिंग बनती है वो किसमें, C2 और C5 के बीच में, तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड
ठीक है, हेटेरो साइक्लिक रिंग बनती है। अब हम ये ऐसे में आ जाए तो देखो CH2OH, यहाँ OH, ओके, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, और ये बन गई इस तरह से CH2OH। तो ये जो है आप देख रहे हैं OH, तो ये है अल्फा डी, ठीक है, और फ्रक्टोज माइनस होता है तो ये क्या है, फ्रक्टोज। और यहाँ है CH2OH, यहाँ पर अब हम यहाँ OH कर रहे हैं ऐसा, और CH2OH, OH, H, H, OH, H, और यहाँ पर ऐसा, तो ये जो बन गया ये है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। समझ गए ना? तो फ्रक्टोज के इस तरह से अल्फा डी और बीटा डी, ये भी एक क्या है बच्चों, एनोमर्स। क्या है ये, एनोमर्स। और इसमें पूछा जाए एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो ये है एनोमेरिक कार्बन। तो ये अल्फा डी फॉर्म है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। तो इस तरह से ग्लूकोज का 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर दिया गया है। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर का एक और है फ्रक्टोफ्यूरानोस स्ट्रक्चर। इसमें पायरेनोस ना होके कौन सा है, फ्यूरानोस स्ट्रक्चर। फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो एक फ्यूरेन होता है, मतलब ये जो है सिमिलरिटी शोज विद फ्यूरेन। अब आपने देखा होगा फ्यूरेन का स्ट्रक्चर ये होता है ऐसा, तो आप देखोगे फ्रक्टोज में भी फ्यूरेन स्ट्रक्चर होता है। देखो कैसे, हम ऐसे यहाँ पर CH2OH डबल बॉन्ड C1C2, ओके, यहाँ पर आ जाए OH, इस तरफ है H, फिर यहाँ अगर H, यहाँ पर OH, यही था ना। फिर यहाँ पर आ जाओ C, तो यहाँ H, और ये है CH2OH, और ये है OH। देखो C1, C2, C3, C4, C5, और ये है C6। तो इस तरह से ये कार्बन की नंबरिंग कर दी हमने, ऐसे करते हैं, तो ये ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग है। अब ये यहाँ पर भी वही इस तरह से रिएक्शन होती है कि ये तो इसके साथ बॉन्डेड हो जाता है, ये इसके साथ। तो अब देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अगर हम देखें तो ये O यहाँ आ गया, यहाँ पर CH2OH, और ये है OH, यहाँ आ जाएगा OH, H, OH, H, H, CH2OH। तो ये जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना बच्चों, समझ गए ना आप? तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, तो इसमें आप देख रहे हैं OH इस तरफ है, तो ये है अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। ये क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। दूसरा स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो ऐसे ले लें, यहाँ पर OH, CH2OH, बाकी जगह कोई चेंज ना करें इस तरह से, तो आप देखोगे कि ये बन जाएगा, तो ये है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। डी और एस तो आप समझ गए होंगे कि इनमें डी और एल कहां से आते हैं। मैंने आपको डी एल नोमेनक्लेचर बताया था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेस पर इनके डी और एल नोमेनक्लेचर किए गए हैं। तो ये जो ग्लूकोज का एक अल्फा डी फॉर्म बन गया फ्रक्टोफ्यूरानोस, और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस। ये फ्यूरेन 5 मेंबर्ड रिंग दिख रही है जो कि फ्यूरेन जैसी है, इसलिए इनमें लगता है फ्रक्टोफ्यूरानोस। तो इस तरह से ये दोनों जो है क्या है, फ्रक्टोज के दो एनोमर्स हैं, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, एनोमर्स। ये क्या है, एनोमर्स। और ये जो कार्बन दिख रहा है ये क्या है, इसमें एनोमेरिक कार्बन। तो आप ये दो फ्रक्टोज के ध्यान रखें कि फ्रक्टोज में भी ब्यूटा रोटेशन मिलता है, समझ गए ना। इसका जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, मैं इनके स्पेसिफिक रोटेशन बता दूं कि जो अल्फा डी फॉर्म है, ठीक है, ये जो अल्फा डी फॉर्म है इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है -21 डिग्री। ये जो होता है अल्फा डी, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो है ठीक है 133 डिग्री। और यहाँ पर अल्फा डी, ठीक है, फ्रक्टोज इक्विलिब्रियम ओपन चेन, और यहाँ पर बीटा डी, ठीक है, फ्रक्टोज। इसमें ये जो होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इसका अल्फा डी कितना है, -21 डिग्री, इसका है -33 डिग्री, और इस पूरे मिक्सचर का जो होता है अल्फा डी टी वो होता है 92, ठीक है, डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये माइनस साइन बता रहा है कि
कि फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि ये लीवोरोटेटरी है, तो इस तरह से इसमें भी आपको क्या मिलता है, म्यूटा रोटेशन, कि ये भी फ्रक्टोज रख दे सॉल्यूशन बना के जिस तरह से इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा जिसका स्पेसिफिक रोटेशन -92 डिग्री मिलता है, लेकिन अल्फा और बीटा फॉर्म के रोटेशन अलग अलग, 21 डिग्री 130। तो ये था फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, फ्यूरेन का, फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। तो ये हम फ्रक्टोज के बारे में डिस्कस कर लिया। फ्रक्टोज के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं, जितनी डिटेल जरूरी थी ग्लूकोज की मैंने आपको बता दी, तो इसे नोट कर